मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आज की वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की वीडियो जो है, और आज की वीडियो है हमारी हेनरी नियम, हेनरी लॉ पर। भाई ये हेनरी नियम जो हेनरी लॉ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का टॉपिक है। भाई कंफ्यूजन इसमें रहता है, लेकिन भाई आज की वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और एक विशेष बात सुन लो, ये जो हेनरी लॉ है ना, विद न्यूमेरिकल सहित आज ही कंप्लीट हो, मतलब इसके न्यूमेरिकल भी आज ही फिनिश करेंगे हम, है ना। तो ये वन शॉट वीडियो है, हेनरी लॉ प्लस इसके न्यूमेरिकल, है ना। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। भाई लाइक नहीं करते हो, लाइक में आप कंजूसी करते हो, वीडियो को शेयर करने में आप जो है ना कंजूसी करते हो, है ना। और हम आपको यार बराबर लगातार मेहनत के साथ पढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आप गलती कर रहे हो, है ना। तो भाई अपनी गलती मत करो, अपना काम आप करो, हमारा काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको परफेक्ट बराबर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। चलो, हेनरी नियम विद न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले हेनरी नियम देख लेते हैं। तो भाई हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने गैस की द्रव्य विलेयता पढ़ी थी, ठोस की द्रव्य विलेयता पढ़ी थी, मतलब विलेयता जो है, विलेयता से संबंधित जो है पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। और भाई ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। जैसे अगर कोई वीडियो नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल जाएंगी और आप इनको देख सकते हो क्रम से, है ना। तो विलेयता हमने पढ़ लिया था। तो हेनरी नियम क्या है, हेनरी नियम दिया क्यों गया, क्यों दिया गया हेनरी नियम? तो सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि हेनरी नियम दिया क्यों गया, है ना। तो सुनो मेरे भाई, जो हेनरी नियम है, हमने पिछली क्लास में गैस की द्रव्य विलेयता पढ़ी थी ना। तो भाई जो हेनरी नियम है, गैस की द्रव्य विलेयता के ही लिए दिया गया। देखो कोई भी नियम क्यों दिया गया, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कोई पूछे हेनरी नियम क्यों दिया गया था, तो बोल देना गैस की द्रव्य विलेयता के लिए दिया गया था। अच्छा, गैस की द्रव्य विलेयता पर क्या समझाने के लिए दिया गया था, ये भी तो बात है। तो ध्यान से सुनो, गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए दिया गया था। किसका प्रभाव समझाने के लिए? दाब का प्रभाव समझाने के लिए। ये लिखा है देखो, दाब का प्रभाव समझाने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, तो गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव समझाया था इनने? गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का इन्होंने क्या प्रभाव समझाया था, ये भी तो बताओ साहब। तो सुनो आप मेरी बात, ठीक है, यहां पर बहुत अच्छे से सुनना। मान लो मेरे डियर साथियों, मेरे पास ये एक क्या है, पात्र, ये क्या है, एक पात्र है मेरे पास, ठीक है ना। अब इस पात्र में यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, यहां तक क्या भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना, ये भरा हुआ है, यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, और मैंने ये द्रव भर दिया, ठीक है ना। चलो ओके, ये कोई द्रव है, ये क्या है, कोई द्रव है, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ये क्या है, कोई द्रव है, ठीक है। अब इस द्रव में मैंने एक गैस मिलाई, मैंने एक क्या मिला दी, गैस। और वो गैस कौन सी मिला दी मैंने, हाइड्रोजन। वो गैस मैंने कौन सी मिला दी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब यदि इस गैस को इसमें मिलाऊंगा तो वो गैस की द्रव्य विलेयता कहलाएगी। यदि इस गैस को अगर मैं इस द्रव में मिलाता हूं तो वो गैस की द्रव्य विलेयता कहलाएगी। तो ये गैस की द्रव्य विलेयता तो हो गई। अब इस गैस की द्रव्य विलेयता पर इन्होंने काय का प्रभाव समझाया था, दाब का। तो मैंने क्या लगा दिया बेटा, इसमें एक पिस्टन लगा दिया। क्या लगा दिया, पिस्टन। और पिस्टन के थ्रू मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, दाब। पिस्टन के थ्रू मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, दाब लगा रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने दाब का क्या प्रभाव समझाया था, तो इन्होंने बेटा दाब का ये प्रभाव समझाया था कि अगर इस पिस्टन के थ्रू हम इस गैस पर दाब लगाएं, अगर हम इस पिस्टन के थ्रू इस गैस पर क्या लगाएं, दाब, तो ये जो गैस है, ये जो आपको दिख रही है गैस, ये जो गैस है वो शीघ्रता से इस द्रव में विलय हो जाएगी, शीघ्रता से इस द्रव में विलय हो जाएगी। और जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस गैस की मात्रा भी इस द्रव में बढ़ती जाएगी, इस गैस की मात्रा भी इस द्रव में बढ़ती जाएगी। तो सीधी सी बात, इन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आप दाब बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, दाब। यदि आप दाब बढ़ाते हो तो जो गैस है, इस गैस की इस द्रव में जो विलेयता है वो बढ़ेगी, वो क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और दाब घटाओगे तो गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी, घटेगी। ये बस हेनरी महोदय ने समझाया था, हेनरी महोदय ने देखा था,
ठीक है ना। तो दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता क्या होगी, बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है और दाब घटाने पर गैस की द्रव्य विलेयता घटती है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है, इन्होंने ये बोला था कि जो दाब है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, आपको दाब जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, फिर तो वो जबरदस्ती का काम हो जाएगा, समझ रहे ना। जैसे किसी ने हमसे कहा कि भाई उधर चलो, तो हमने बोला ठीक है, हम सोच के बता रहा है, ठीक है। अब हमारा मन हुआ तो हम चले जाएंगे, है ना। और लेकिन किसी ने बोला कि नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, हम कान पकड़ के ले जाएंगे, कोई कान पकड़, खुद तो वो जबरदस्ती हो गई ना भाई। हमारा मन हो या ना हो, फिर तो जबरदस्ती हो गई, है ना। तो यहाँ दाब तो बढ़ाना है, लेकिन दाब है ना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव्य विलेयता बढ़ेगी और दाब घटाओगे तो गैस की द्रव्य विलेयता घटेगी। ये दाब का प्रभाव इन्होंने समझाया, ठीक है ना। तो ये बात समझिए, गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं, जिसे हेनरी का नियम क्या कहते हैं। ये बात हो गई क्लियर, ये बात क्या हो गई क्लियर। तो अभी तो हमें ये पता चला कि हेनरी का नियम दिया क्यों गया, लेकिन हेनरी का नियम क्या होता है वो तो हमें पता नहीं। तो इधर सुनो आप, हेनरी का नियम क्या होता है। तो देखो हमने लिखा इस नियम के अनुसार, लिखा ना इस नियम के अनुसार। क्या है इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर, यहाँ ताप नहीं लिख पाए, यहाँ देख लो, लिख लो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, ये लिखा हुआ है स्थिर ताप पर। कौन से ताप पर बेटा, स्थिर ताप पर। और मैंने ध्यान से आपको कई बार बोला है, कोई भी नियम जो है स्थिर ताप और स्थिर दाब पर दिया जाता है, तो ये स्थिर ताप पर है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता, कोई भी गैस हो सकती है, जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस हो सकती है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव्यमय विलेयता है, कोई भी गैस द्रव्य में कब ज्यादा विलेय होगी कब कम विलेय होगी वो। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलेयता है विलयन की सतह पर। ये जो दाब हमने लगाया है, देखो ये विलयन की सतह पर, देखो गैस और इस द्रव्य ने मिलकर क्या बनाया, विलयन बनाया, और ये विलयन बन गया। और विलयन की सतह पे हमने क्या लगाया, दाब। तो विलयन की सतह पर आरोपित आंशिक दाब, भाई आंशिक, देखो हमने बोला बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये जो दाब है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, दाब तो लगाना है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगाना, मतलब आंशिक लगाना है, ठीक है, कम दाब लगाना है, ठीक है। विलयन की सतह पर आरोपित आंशिक दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। अब इस समानुपाती का मतलब समझे, समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब ये है कि अगर दाब बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी और दाब घटाओगे तो विलेयता घटेगी। समानुपाती का तो यही मतलब होता है ना, समानुपाती का तो यही मतलब होता है, इससे कोई विशेष ज्यादा मतलब नहीं होता, ठीक है ना भाई। चलो ये क्लियर हो गई बात समझो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता विलयन की सतह पर आरोपित आंशिक दाब के समानुपाती, मतलब जो विलेयता है वो आंशिक दाब के कैसी है, समानुपाती। अब ये जो विलेयता है, इस विलेयता को आप किस रूप में ले रहे हो, विलेयता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा। अब ये विलेय पदार्थ की मात्रा को आप काय में ले रहे हो, ग्राम में ले रहे हो, मूल में ले रहे हो, या मूल प्रभाज में ले रहे हो, आप किस में ले रहे हो। तो यहाँ पर जो गैस की जो विलेयता है, गैस की द्रव्यमय विलेयता में जो गैस की मात्रा होती है उसको हम काय में लेंगे, मूल अंश, मूल प्रभाज के रूप में लेंगे। किसके रूप में लेंगे, मूल प्रभाज के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर मैं यही लाइन लिखूंगा, यदि विलयन में, यदि विलयन में, यदि विलयन में, ठीक है, गैस, यदि विलयन में गैस के मूल अंश, गैस के मूल अंश, मूल अंश या मूल प्रभाज, मूल अंश या फिर क्या बोल सकते हैं, मूल प्रभाज। मूल प्रभाज को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एक्स या फिर हम क्या कैपिटल एक्स लेते हैं। तो यदि विलयन में गैस के मूल प्रभाज एक्स को विलेयता माना जाए, क्या माना जाए, विलेयता, विलेयता माना जाए, विलेयता माना जाए, माना जाए, ठीक है ना। तो अब देखो हम विलेयता किसको मान रहे हैं, मूल प्रभाज को। अब विलेयता मूल प्रभाज को मान रहे हैं, तो ये जो मूल प्रभाज है वो आंशिक दाब के कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। देखो विलेयता विलयन की सतह पर आरोपित आंशिक दाब के कैसे हो रही, समानुपाती। अब विलेयता हम मूल प्रभाज को मान रहे हैं, तो ये मूल प्रभाज आंशिक दाब के कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो यही तो लिखा, यदि विलयन में गैस के मूल प्रभाज x को विलेयता माना जाए। अब विलेयता हमने मूल प्रभाज को मान लिया, माना जाए, तब विलयन में, तब
बिलियन में, तब बिलियन में गैस के मूल प्रभाज, गैस के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज क्या? x, मूल प्रभाज क्या? x बिलियन पर आरोपित, बिलियन पर आरोपित आंशिक दाब, यहां लिख दिया ये आंशिक दाब। आंशिक दाब क्या होगा? P के समानुपाती होगा, के समानुपाती होगा। ठीक है, अब समानुपाती होगा, ठीक है ना, किसके समानुपाती होगा? अब देखो विलेय था, हमने मूल प्रभाज को माना, तो मूल प्रभाज विलयन पर आरोपित आंशिक दाब कैसा हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। अब अर्थात में अगर हम बात करें तो अर्थात में क्या हो जाएगा? x, देखो समानुपाती है ना, x ये आपका समानुपाती और ये रहा आपका p, होगा कि नहीं होगा? बोलो कि नहीं होगा? ऐसे ही बोला ना इसने, यदि विलेय था आंशिक दाब के समानुपाती, तो विलेय था हमने मूल प्रभाज को मान लिया। अब विलेय था जब मूल प्रभाज को मान लिया, तब विलयन में गैस का मूल प्रभाज x जो है विलयन पर आरोपित आंशिक दाब के कैसा हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अर्थात में बात करें तो मूल प्रभाज x है, दाब क्या है? p है, तो x समानुपाती क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब यहाँ पर एक बात सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर तो मैं एडजस्ट कर नहीं सकता, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, एक सा एडजस्ट हो गया। अब यहाँ आपको कई बार पता है और 11 से पढ़ते आ रहे हो, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब क्या आता है? एक नियतांक आता है। तब क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये x यहाँ बराबर आएगा, और समानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटेगा तो क्या जाएगा? एक नियतांक, और वो नियतांक लिया जाता है k और ये h। अब यहाँ h क्या बता रहा है? तो h यहाँ चिल्ला के कह रहा है कि जो KH है वो कौन सा नियतांक है? हेनरी नियतांक है। कौन सा नियतांक है? हेनरी नियतांक है। और ये क्या रहा? आपका P रहा। ये क्या रहा? आपका P रहा। आपको इतना एग्जाम में जरूर करना है। देखो आप इस हेनरी का नियम कहते हैं, इसको लिखो या ना लिखो, लेकिन आपको यहां से इधर तक जरूर करना है। ओके, इतनी बात क्लियर। यहाँ पर एक बात और ध्यान से आपको सुनना है, अगर हम इसको ऐसा ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर हम ऐसा ना लिखें तो ये जो है ना चीज पलट जाती है। कैसे पलट जाती है? देखो x समानुपाती क्या है? p है। x समानुपाती क्या है? p है। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो जब x बढ़ेगा तो p बढ़ेगा और x घटेगा तो p घटेगा, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं p समानुपाती x, ये भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। लेकिन बेटा इसके लिए एक कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन? कि ये जो चीज है ये वाष्प अवस्था के लिए लागू होती है। किसके लिए? वाष्प अवस्था की, मतलब वाष्प अवस्था में है। लेकिन आपको इससे इतना नहीं ज्यादा सोचना, तो आप तो ये सोचो कि x समानुपाती क्या है तो p समानुपाती x भी हो सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ या करके लिख देना, आप या करके ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा समानुपाती का चिन्ह आएगा, हटेगा, तो जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? एक नियतांक, और ये आपका KH, और बाहर क्या है? x, बाहर क्या है? x, तो P बराबर KH डॉट x। ये आपका फाइनली हेनरी का नियम पूछा कंप्लीट हो गया है ना। तो P बराबर KH डॉट x आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको P आगे करना है और x को कहाँ करना है? पीछे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लाइन लिख देना, जहां KH एक नियतांक है, KH एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं, जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं। बस ये आपका फाइनली हेनरी का नियम हो गया है, ठीक है। अब ये हेनरी का नियम तो हो गया है, लेकिन यहीं से हमारी बात खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती ना। हमें हेनरी के नियम की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। हेनरी का नियम देखो लागू तो होता है विलयन पर, लेकिन कौन से विलयन पर लागू होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखो मेरे डियर साथियों, जो हेनरी नियम है वो केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु का मतलब क्या होता है? पतले विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? पतले विलयन, मतलब जिसमें बहने का गुण हो, ऐसे विलयनों पर लागू होता है ना। हेनरी के नियम में जो दाब है
बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ हेनरी नियम की सीमा है, आज उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो पहली सीमा तो इसकी यही पता है कि यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। कौन से विलयनों पर? तनु। तनु मतलब पतले विलयन। तनु का मतलब क्या होता है? पतले विलयन होता है। अच्छा सर, पतले विलयन मतलब जिसमें बहने का होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, सही बात है ना। मतलब यहाँ पतले विलयन होना चाहिए, पतले विलयनों पर लागू होगा, गाढ़े विलयनों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट क्या है? इसमें दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला ना, आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखो, दाब तो बढ़ाना है लेकिन कम बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना। ये तो पहली बात हो गई थी। अब जब दाब कम होगा तो ताप तो अपने आप उच्च हो जाएगा, ताप तो अपने आप अधिक होगा, है ना। अपने आप क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन आपने तो बोला था सर ताप इसमें स्थिर रखना है। हाँ भाई, स्थिर ताप तो रखना है, लेकिन वो ताप जो है इस दाब से तो कहीं ज्यादा ही होगा, कहीं ज्यादा ही होगा। तो ये बात है ना। तो दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। और दाब निम्न और ताप उच्च किसमें होता है? किसमें होता है? आदर्श गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है? आदर्श गैस के लिए। मतलब गैस को आदर्श गैस के साथ के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट है, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। मतलब ऐसी गैस नहीं लेना कि जो आपने विलायक लिया है उसके साथ क्रिया करके एक यौगिक बना जाए। जैसे मान के चलो, आप गैस की द्रव्य विलेयता देख रहे हो, तो आपने विलायक के रूप में क्या ले लिया? द्रव ले लिया। और विलेय के रूप में आपने कौन सी गैस ले ली? अमोनिया। तो जैसी अमोनिया, जैसे विलायक के रूप में आपने द्रव तो ले लिया, लेकिन कौन सा द्रव लिया? H2O ले लिया, है ना। तो ये जो अमोनिया है H2O के साथ क्रिया करके NH4OH बना देगी, तो ये तो यौगिक बन गया। तो इस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे आपने विलायक के रूप में क्या ले लिया? कोई दूसरी गैस ले ली। ठीक है, जैसे विलायक के रूप में आपने हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। और विलेय के रूप में आपने क्या ले ली? Cl2। तो Cl2 और H2 जब क्रिया करेंगे तो वो तो HCl बना देंगे, तो यौगिक बन जाएगा। तो ऐसे गैसों पर ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखना, गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, नहीं बनाना चाहिए। अगर बना रहा है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो गैस को विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो उस पर नियम हेनरी नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, जैसे NH3 और H2O आपस में क्रिया करके NH4OH बना लेते हैं, जैसे H2 और Cl2 आपस में क्रिया करके HCl बना लेते हैं, तो इन पर ये लागू नहीं होगा। तो ये बात समझ गए, ये हेनरी नियम की क्या हो गई? सीमाएं हो गई। क्लियर है? अच्छा, कोई डाउट रहा क्या? कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, एक और बात, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। चलो ये तो हो ही गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तनु मतलब पतले होता है। ठीक है ना। तो ये सीमाएं हो गई। अब हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, कुछ उपयोग भी हैं हेनरी नियम के। तो उपयोग क्या क्या है, आ जाओ उनको देखें। जाओ इसके अनुप्रयोग देखें। तो अनुप्रयोग में देखो, पहला अनुप्रयोग इसका ये है कि जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ होते हैं। अच्छा सर, ये क्या होते हैं? हमें तो पता ही नहीं। तो देखो, आपको पता है गर्मी का सीजन चल रहा है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आप लेके आते हो, कोको कोला, स्प्राइट, है ना, माजा या वगैरह वगैरह, या सोडा वाटर, ये आपने सुना होगा। हाँ सर, सुना है, बिल्कुल पिया भी है। तो आपने इतना भी किया होगा कि अगर उस सोडा वाटर या फिर स्प्राइट की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है ना। हाँ सर, निकलती है। अच्छा, वो गैस कौन सी होती है पता है? नहीं पता सर। तो वो गैस होती है मेरे भाई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे भाई, जो कार्बोनेटेड जो शीतल पेय पदार्थ हैं, इनके उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरी जाती है, वो हेनरी नियम के अनुसार भरी जाती है। तो सर, इसमें हेनरी नियम का उपयोग कहाँ हो रहा है? तो भाई, ये जो जब इनको तैयार किया जाता है और तैयार करके जब इसके अंदर जो गैस भरी जाती है, वो गैस अधिक दाब पर भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि अधिक दाब पर वो गैस है जो सोडा वाटर वाला लिक्विड है, उसके अंदर क्या हो जाती है? मिल जाती है अधिक दाब पर। लेकिन दाब जब अधिक नहीं होता तो कैसे मिलती? बताओ, नहीं मिलती ना। तो यहाँ हेनरी नियम का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? हेनरी नियम ने क्या बोला था कि दाब बढ़ाओगे तो कोई गैस द्रव में मिलेगी, और दाब नहीं बढ़ाओगे तो नहीं मिलेगी। तो अधिक दाब पर भरी जा रही है, तो यहाँ पर इसका ये हो गया। तो कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के उत्पादन में पहला उसका हो गया, है ना। तो यहाँ पर आप एक लाइन अगर लिखना चाहते हो तो वो लाइन भी लिख लोगे। क्या लिख लोगे? सोडा वाटर एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। हो गया, ठीक है। अब गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए। अच्छा सर, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ये कैसे? तो सुनो मेरे भाई, देखो, जब हम गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए
साधारण वायु का उपयोग करते हैं। देखो जैसे ही हम गहरे समुद्र में जाते हैं, तो गहरे समुद्र में जाते हैं, ये हमारा क्या है, एक समुद्र है, ये हमारा क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब इस समुद्र के अंदर मान के चलो हम यहाँ पहुंच गए, मान के चलो हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर। अब जब यहाँ पहुंच गए तो हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर क्या है, पानी है। तो ये जो पानी है हमारे ऊपर क्या लगाएगा, ये दाब लगाएगा, हमारे ऊपर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। तो जब हमारे ऊपर दाब लगाएगा और हम सांस लेने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, वायु का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं, वायु का। अब वायु में कौन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं। तो जब हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो समुद्र के अंदर जाने से हमारे बॉडी पर दाब जो है ना वो बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ जाएगा तो यदि हम श्वास के लिए, सांस लेने के लिए इस साधारण वायु का उपयोग कर रहे हैं, तो साधारण वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अधिक दाब पर हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाएगी। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन अधिक दाब पर हमारे बॉडी में क्या होगी, प्रवेश कर जाएगी। तो जब ये हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है, तो जब हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये बॉडी के जो हमारे बॉडी में प्रवाहित जो रक्त है, इस रक्त के साथ भी मिल जाएगी कि नहीं, ठीक है। तो जब तक हम उसके अंदर रहेंगे तब तक तो हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही हम पानी से निकलकर बाहर आएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कभी नहीं हो सकता। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी, फिर हमारे शरीर से बाहर निकलेगी। जब हमारे शरीर से बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर पर बड़े बड़े फफोले से पड़ जाएंगे, है ना, फफोले से पड़ जाएंगे, उल्टी दस्त की शिकायत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो श्वास लेने के लिए, है ना, हम इसका उपयोग नहीं करते। इसीलिए हम गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हम हीलियम और O2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं। हीलियम और O2 के मिश्रण का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, देखो हीलियम का क्या होता है, घनत्व कम होता है। अब हीलियम का घनत्व बहुत कम होने के कारण ये हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाती, और ऑक्सीजन से ही हमारा सांस लेना चलता रहता है, और जैसे ही हम बाहर आते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। ये बात हो गई। चलो दो अनुप्रयोग। तो देखो आपको ये जो इतनी बड़ी थ्योरी है ये नहीं लिखना, आपको जो हेडिंग दिख रही है ना, आपको पेपर में हेडिंग लिखना है। अगर पूछा है नी के नियम के अनुप्रयोग लिखो, उपयोग लिखो, तो आप ये हेडिंग लिखना है ना। कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन में, ठीक है, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि वास्तव में क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने में कठिनाई होती है ना। जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। तो भाई श्वास लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो अब श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता जाता है। और जब वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है तो फिर भाई हमें दिक्कत होगी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम तो गैस जो है ना आसानी से हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है गैस की द्रव्यता काय पे निर्भर करती है, दाब पर। अब दाब तो कम हो रहा है, अब जब दाब कम हो रहा है तो आसानी से हम सांस नहीं ले पाएंगे और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ रोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना, जो सांस लेने में जो कठिनाई होती है, क्या होती है, कठिनाई महसूस करते हैं, इसको हम एनोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो यहाँ कुछ बातें आपको लिखी दिख रही हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। तो ये हेनरी नियम के क्या हुए, अनुप्रयोग मतलब उपयोग हुए, सीमाएं हुई, हेनरी नियम हुआ। अब बचा हुआ हमारा क्या है, न्यूमेरिकल। तो जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक बात बता दूं, हेनरी नियम से जो संबंधित न्यूमेरिकल हैं थोड़े ना कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल है, मतलब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है ना, गुणा भाग जोड़ है ना वो ज्यादा रहेगा इसमें, है ना। तो आपको इससे घबराना नहीं आपको लगे सर ये बहुत कठिन है, भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपका जितना अच्छा होगा उतना आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। चलो आ जाओ न्यूमेरिकल पढ़ लो। ये कह रहे हैं सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली एक विषैली गैस है H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये भी बात पता चल गई कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली कौन सी गैस होती है, H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस ये बताया गया है कि गैस कैसी है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि H2S गैस की द्रव्यमय विलेयता, अब H2S जो गैस है उस H2S गैस की द्रव्यमय विलेयता कौन से पर, एसटीपी पर। यहाँ पर एक एसटीपी का विशेष महत्व है, ध्यान रखना।
इस एसटीपी का यहाँ विशेष महत्व है। वो महत्व क्या है मैं बता रहा हूँ। एसटीपी पर कितनी है 0.195 मोल, 0.195 जो मोल है वो इतनी विलेयता है। कितने दाब पर? एसटीपी पर। अब दाब नहीं दिया, उसने डायरेक्ट क्या बोल दिया? एसटीपी पर। अब यहाँ एसटीपी का क्या महत्व है वो बता रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ ध्यान से सुनना, ये जो एसटीपी होता है, इस एसटीपी पर जो दाब है वो कितना होता है 0.985 लगभग, है ना, 0.985 या 7 होता है ना, 5 या 7 ये होता है, इतना बार होता है। ध्यान रखना इस एसटीपी पर दाब कितना होता है, इतना। ठीक है, विलेयता आपको काय में दे के रखी, देखो यहाँ स्मॉल एम लिखा है। स्मॉल एम किसको बताता है? मोल को। मतलब यहाँ जो विलेयता है, किसकी विलेयता है? H2S की। वो कितनी मोल है? इतनी है। तो आपसे क्या बोला है? KH, है ना। मतलब आपको निश्चित है कि हेनरी नियम का उपयोग करना है। अब हेनरी नियम का उपयोग करना है तो हेनरी नियम क्या कहता है? P बराबर KH.X। आपने यही तो पढ़ा है, हेनरी नियम यही पढ़ा है। मतलब P चाहिए तो P तो STP दिया था, तो STP की हेल्प से हमने P निकाल लिया। अब X तो दिया ही नहीं है। X क्या होता है? मोल प्रभाव होता है। क्या होता है? मोल प्रभाव। अब यहाँ पर हमें किसकी विलेयता निकालना है ना, किसकी सॉरी क्या निकालना है? KH निकालना है। क्या निकालना है? KH। अब यहाँ पर विलेयता किसकी दी है? तो आप बोलोगे सर H2S की। तो यहाँ पर मोल प्रभाव हमें हेनरी नियम में किसके चाहिए होते हैं? गैस के चाहिए होते हैं ना। तो गैस हमारे पास क्या है? H2S। मतलब H2S के हमें क्या चाहिए? मोल प्रभाव। अगर H2S के मोल प्रभाव चाहिए और H2S यहाँ पर आप पहले पहचानो कि H2S है क्या? विलेय है या विलायक? तो आप बोलोगे सर H2S क्या है? विलेय है। क्या होती है? विलेय है। अब जो द्रव होता है वो द्रव क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। तो पहले आप इन दोनों की हेल्प से आप X निकालोगे। क्या निकालोगे? X। तो यहाँ सुनो आप ध्यान से, ठीक है। इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूँ, अभी इसको स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। विलेय क्या है? H2S। ठीक है, इसकी विलेयता कितनी दी है? 0.195 मोल। ठीक है, अब विलायक क्या है? तो विलायक तो सर स्पष्ट ही नहीं किया। तो जब विलायक स्पष्ट ना हो तो आप क्या माना करो? जल माना करो। क्या माना करो? जल माना करो। और वो कितना जल? 1 किलो या 1000 ग्राम, 1 किलो या 1000 ग्राम जल माना करो। ठीक है ना, यहाँ ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, ओके। यहाँ हम इसको हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो H2S की विलेयता, H2S की विलेयता, ठीक है, कितनी दी है? 0.195 मोल। H2S की विलेयता काय में दी है? 0.195 मोल। अब ये मोल में दी है, मतलब ये काय में दी है? मोल में, मतलब मोल संख्या दी है। मतलब विलेय की मोल संख्या आपको मिल गई है। विलेय की मोल संख्या, तो इसको हम NV भी बोल सकते हैं। ठीक है, विलेय की मोल संख्या ना ये मिल गई है। ठीक है, अब आप क्या, जो विलायक है उस विलायक की मोल संख्या निकालो। ठीक है ना। तो माना 1 किलो जल, 1 किलो जल में, देखो माना जल 1 किलो है, माना 1 किलो जल है ना। माना हम देखो, हमें इसमें जैसे आपको नहीं दिया ना विलायक, तो आप क्या मानो? जल मानो। अब जल कितना मानो? तो 1 किलो मानो, क्योंकि मोल जो है ना, मतलब मोललता से संबंधित रहेगा। तो यहाँ पर 1 किलो जल माना। ठीक है, तो माना 1 किलो जल में, माना 1 किलो जल में H2S की विलेयता कितनी है? इतनी है। ठीक है, तो 0.95 मोल, ये आपको H2S की विलेयता। अब हाँ, यहाँ पर 1 किलो जल है ना। अब 1 किलो जल में अपन को मोल संख्या निकालना, मतलब यहाँ जो विलायक के रूप में जल लिया है इसके मोल संख्या निकालो। ये तो आपकी निकल गई, H2S की, विलेय की निकल गई। अब आप विलायक की निकालो। ठीक है, तो अब 1 किलो जल बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल, 1000 ग्राम जल में मोल संख्या कितनी, मतलब Na आएगी ना, वो क्या आएगी? Na आएगी। तो अब 1000 ग्राम में अगर मोल संख्या निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब मोल संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? W/M, W/M होता है। अब W कितना है?
मतलब 1000 ग्राम है। जब आपने 1 किलो जल दिया ना, मतलब 1000 ग्राम दिया, तो ये तो W हो गया। अब M मतलब अणुभार, तो किसका अणुभार? जल का। तो जल का अणुभार कितना होता है? 18। तो जब 1000 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 55.55 आ जाएगा। तो ये जो 55.55 आया है वो किसकी मोल संख्या आई है? वो आपके जल की मोल संख्या आ गई। ठीक है, अब विलायक और ये विलेय दोनों के मोल संख्या आ गई, दोनों की मोल संख्या आ गई। अब हम x निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो अब निकाल लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर ले रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना। अब H2S के मोल अंश मतलब मोल प्रभार। ठीक है, मतलब x। अब H2S क्या है? विलेय है, तो विलेय के मोल अंश आएंगे ऊपर, है ना, फिर नीचे कुल के आते हैं। मोल प्रभार आपने पढ़ा है ना, तो मोल अंश के लिए क्या फॉर्मूला होता है? जैसे विलेय की निकालना है ना, x भी निकालना है, तो ऊपर क्या लेते हो आप? NV, और नीचे क्या लेते हो? Na प्लस NV, ऐसे निकालते हो ना। अब H2S क्या है? विलेय। तो जब विलेय के मोल निकालना है तो आप विलेय के ऊपर लोगे और नीचे क्या लेते हो? कुल लेते हो। तो विलेय के कितने हैं मोल अंश? 0.95। ठीक है, अब नीचे कुल आएंगे। अब कुल आएंगे मतलब विलेय और विलायक दोनों के, तो विलायक के कितने हैं? 5.55 प्लस, और विलेय के कितने हैं? 0.95। ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे? जोड़ोगे। अब इसको जोड़ोगे तो 0.95 है ना। अब इसको जोड़ना तो ये लगभग आपका कितना हो जाएगा? 55 दशमलव कितना हो जाएगा? 745। ठीक है, ये आप इनको जोड़ लेना। तो ये 55 दशमलव कितना हो जाएगा? 745। अब आपको इसमें इससे भाग लगाना है। जब इसमें इसको भाग लगाओगे तो 0.0035 जो है ना लगभग आ जाएगा, है ना। इसको आप भाग लगाना, ये कैलकुलेशन है, आप खुद को करना है। तो आपको ये किसके मोल अंश निकले हैं? x, मतलब H2S के लिए हम x का मान तो निकाल चुके, है ना। अब x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, लेकिन हमारा आंसर तो अभी भी नहीं आया। हमें तो अभी x का मान निकला, हमें तो आंसर लेके आना ना, हमें तो kh का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख दोगे, यहाँ लिख रहा हूं, किंतु STP पर दाब कितना होता है? बेटा? अभी बताया था मैंने, 0.987 ये दाब होता है। क्या होता है? दाब होता है। ठीक है ना। तो अब ये दाब हो गया, तो देखो दाब का मान, P का मान आपको STP की हेल्प से मिल गया, और X आपने निकाल दिया, और अब हमें क्या निकालना है? KH। तो आप क्या लिखोगे? अब P बराबर क्या होगा? KH डॉट X। अब P का मान कितना है? 0.987 बराबर KH, और x का मान कितना आ गया बेटा? ये 0.0035 है ना। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब KH निकालना है तो इसको इसके बटे में ले जाना, और जब आप इसको इसके बटे में ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? 0.987 और बटे 0.0035 बराबर क्या आ जाएगा? KH। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ जो KH है वो लगभग 282 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 282 आ जाएगा, और यही हमारा हेनरी स्थिरांक है, और हेनरी स्थिरांक की ये वैल्यू हमारी है। ठीक है ना। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा अच्छे से समझदारी से आपको इसको लगाना है ना, हवा में नहीं लगाना। देखो बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें अंदर, है ना। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, कैसा हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है, एक दो बार इनको करके देख लेना। ठीक है, तो तब जाके ये बनेंगे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तभी जाके बनेंगे। ठीक है ना भाई। चलो तो आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका।